हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज दिनांक है 11 नवंबर 2020 और आज पेपर हुआ है डीएलएड 4th सेमेस्टर का सिस्टम प्रश्न पत्र हिंदी, जिसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे आज की इस वीडियो में, ताकि आपको पता चल सके कि आप परीक्षा में कितने नंबर सही करके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है हमारे सामने अयोध्या सिंह उपाध्याय, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है सियाराम शरण गुप्त और चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी। तो साकेत महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वह है हमारे मैथिली शरण गुप्त। तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं कि उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे सामने स्वराघात, दूसरा ऑप्शन है लय, तीसरा है गति और चौथा है विराम। यहाँ पर समुचित आरोह अवरोह की बात की जा रही है। समुचित, तो इसका मतलब जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो ध्वनि जो ऊपर नीचे होती है तो उसे हम आरोह अवरोह कहते हैं। तो उसी को इसमें पूछा गया है, क्या कहते हैं, स्वराघात कहते हैं या लय कहते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि उच्चारण करते समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को लय कहते हैं। ठीक है ना। तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं कि अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण हो जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा जा, दूसरा है माँ, तीसरा है गा और चौथा है सा। तो अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो यह पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, माँ में परिवर्तित हो जाएगा। चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने विष्णु प्रभाकर, दूसरा है विष्णुगुप्त, तीसरा है शिव पूजन, चौथा है कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के जो लेखक थे वे थे हमारे विष्णु प्रभाकर। इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की हम बात करते हैं कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रस को, दूसरा है छंद को, तीसरा है अलंकार को या चौथा है उपयुक्त सभी। तो काव्य की आत्मा पूछा गया है यहाँ पर, न कि सभी की बात की गई है। तो काव्य की आत्मा किसी एक को ही कहा जाता होगा तो वह होगा हमारा रस। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, वाक्य रसात्मक काव्यम। ठीक है ना। तो काव्य की जो आत्मा है वो रस हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ अतलगोत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें छठवां प्रश्न हमारे सामने कि अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोषों के दो प्रमुख कारण बताइए। तो संस्कृत के उच्चारण में विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं। इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आए होंगे, आशा करते हैं, क्योंकि यह अपने ही लैंग्वेज में लिखने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि बहुत सारे दोष होते हैं। एक तो दोष होता है हमारा कि समानार्थी शब्दों का सही ज्ञान ना होना। ठीक है ना। जो संस्कृत में हलंत होते हैं उनका सही ज्ञान ना होना, उनका उच्चारण सही प्रकार से ना करना। तो काफ़ी सारे दोष होते हैं, तो इसे आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के आना था। सातवां प्रश्न हमारे सामने कि नीति का कोई श्लोक लिखिए। तो नीति के श्लोक क्या होते हैं कि ऐसे श्लोक जो हमें दैनिक जीवन में सत्य का मार्ग दिखाते हैं, हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं, ऐसे श्लोकों को नीति का श्लोक कहा जाता है। तो ऐसे हजारों श्लोक हैं, तो उनमें से आपको एक श्लोक कोई सा भी लिख के आना था। ठीक है ना। आठवें प्रश्न की हम बात करें तो कहानी के दो प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो कहानी के प्रमुख दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वह होता है लोक कथाएँ। ठीक है ना, लोक कथाएँ। और दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है साहित्यिक कथाएँ। ठीक है ना। ये दो प्रकार होते हैं कहानी के हमारे। नवा प्रश्न हमारे सामने कि छा वर्ण का हमसे संयोग पूछा गया है कि यह किन किन संयोगों के मिलने से बना है। तो छा जो है हमारा का धन सा से मिलकर बना है। ठीक है ना। ये हुआ हमारा नौवां प्रश्न। आगे की प्रश्नों की हम बात करें तो 10वां प्रश्न हमारे सामने कि हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की काफ़ी विधाएं होती हैं। जैसे होती है हमारी निबंध। ठीक है ना। निबंध हो गई हमारी, और कहानी हो गई,
कहानी हो गई, एकाकी हो गई, एकाकी हो गई, नाटक हो गई, ठीक है ना। यह सब हमारी गद्य की विधाएं हैं। जीवनी हो गई, जीवनी, रेखा चित्र, यह सभी हमारी गद्य की विधाएं हैं। इनमें से कोई सी दो आपको लिखनी थी। 11वां प्रश्न हमारे सामने के स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। स्वर्ण का हमसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। स्वर्ण का पर्यायवाची जो होता है वह होता है कंचन, कंचन, और होता है कनक, कनक, और क्या कौन कौन सा होता है, और होता है कुंदन, कुंदन भी हमारा स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। सोना, यह सब हमारे स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की। लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के आने होते हैं। जैसे 12वां प्रश्न हम देखते हैं कि जीवनी तथा आत्मकथा के कोई 4 अंतर हमसे पूछे गए हैं। जीवनी क्या होती है, जो हम दूसरे के जीवन के ऊपर लिखते हैं, और जीवनी होती है आत्मकथा जो स्वयं द्वारा लिखी जाती है, वो आत्मकथा होती है। 13वां प्रश्न है प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग जो पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन जो बिना ध्वनि उत्पन्न किए पढ़ा जाता है, मौन वाचन कहलाता है। अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना था। 16वां प्रश्न है कविता शिक्षण के 2 उद्देश्यों के बारे में लिखिए। यह भी आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना था। विशिष्ट किसे कहते हैं। 18वां प्रश्न है हमारे सामने के हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा वृक्षात पत्राणि पतंती। और दूसरा है राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसका हो जाएगा हमारा रामा गृहम गच्छति। तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन जिनकी हमने सॉल्यूशन की बात की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।